हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने वंशांगत एवं विभिन्नता के सिद्धांत। इसके पहले आपने यूनिट फर्स्ट पढ़ा जिसमें 4 चैप्टर थे, चारों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज से आपका यूनिट सेकंड स्टार्ट हो रहा है। पहला चैप्टर इसका जिसका नाम है वंशांगत एवं विभिन्नता के सिद्धांत। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में आपको जो है ये जानना है या ये पढ़ना है कि माता पिता से जो है उनके लक्षण जो है उनके संतानों में कैसे जाती है। हम सीधे कह सकते हैं कि आनुवंशिक लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से स्थानांतरित होते हैं, ये चीज आपको इस चैप्टर में जानना है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या पढ़ना होगा? चैप्टर का नाम है वंशांगत एवं विभिन्नता। तो इसका मतलब ही सबसे पहले आपको जानना है कि वंशांगत क्या होता है और विभिन्नता किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे इसमें वंशांगति। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं आनुवंशिकता। ठीक है, हेरिडिटी या जो है इनहेरिटेंस। ठीक है, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। तो वंशांगत या आनुवंशिकता दोनों जो है शब्द अलग अलग है लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो देखिए वंशांगत एवं आनुवंशिकता होता क्या है? तो इसमें हम एक लाइन लिखेंगे कि जो है आनुवंशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित वंशांगत एवं आनुवंशिकता क्या होता है कि आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना या स्थानांतरित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? वंशांगत या आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है? वंशांगत या आनुवंशिकता कहलाता है। और अब देखिए आनुवंशिक लक्षण जो है ये क्या होते हैं? तो उसके बाद जो है हम हेडिंग लिखेंगे आनुवंशिक लक्षण। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि हेरिडिटी कैरेक्टर या इनहेरिटेंस कैरेक्टर। आनुवंशिक लक्षण जो है ये क्या होता है कि माता पिता से प्राप्त लक्षण, यानी कि माता पिता से प्राप्त होने वाले लक्षण को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, या ऐसे लक्षण जो हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं आनुवंशिक लक्षण। और इन्हीं आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता या वंशांगत कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है एक टॉपिक है विभिन्नता। विभिन्नता जिसको हम कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन यानी कि विभिन्नता। तो इसकी परिभाषा के रूप में हम लिख लेंगे एक लाइन कि जीवधारियों में पाए जाने वाले या जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को हम क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम लिख लेंगे कि एक ही माता पिता के संतान जो है ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 टॉपिक हमने क्लियर किया। चैप्टर का नाम आपके वंशांगत एवं आनुवंशिकता। तो इसमें पहले आपको जानना होगा
कि वंशांगत या आनुवंशिकता कहते किसे हैं, तो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की क्रिया को क्या कहते हैं, वंशांगत या आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिक लक्षण क्या है, ऐसे लक्षण जो हमें हमारे माता पिता से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, या माता पिता से प्राप्त होने वाले लक्षण को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। फिर विभिन्नता जो है, जैसे आप देखते हैं कि एक ही जाति के जो जीव होते हैं उन्हीं में जो है आप देखते हैं कि किसी एक ही जाति के अगर जो है 10 जीव हैं तो उन 10 जीवों में जो है एकदम से समानता नहीं पाई जाती, कुछ ना कुछ क्या होता है, अंतर होता है। तो वही जो है हम परिभाषा के रूप में लिख लेंगे कि जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को हम क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि एक ही माता पिता के 2 संतान आपस में कभी समान नहीं हो सकते। जैसे आपने देखा होगा अपने घर में आप 2 बहन है या 2 भाई है या 1 भाई 1 बहन है, तो आप देखते हैं कि दोनों जो है दोनों में क्या होता है, अंतर होता है, दोनों लोग एक समान नहीं होते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं या वेरिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और पूछी जाती है आपसे कि वेरिएशन जो है या विभिन्नता जो है ये किस प्रकार के जनन में पाया जाता है। ठीक है, तो वेरिएशन जो है या विभिन्नता जो है ये किस प्रकार के जनन में पाया जाता है, तो ये जो है लैंगिक जनन में पाया जाता है। ठीक है, विभिन्नता जो है या वेरिएशन जो है ये किस प्रकार के जनन में पाया जाता है, तो यह किस प्रकार के जनन में उत्पन्न होता है, तो ये जो है किस प्रकार के जनन में उत्पन्न होता है, विभिन्नता जो है लैंगिक जनन में पाया जाता है या लैंगिक जनन में उत्पन्न होता है। कैसे, आप जानते हैं लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन के लिए जो है 2 विभिन्न जनक की क्या होती है, आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में 2 विभिन्न जनकों की आवश्यकता होती है, यानी कि एक जो है नर जनक और दूसरा जो है मादा, यानी कि 2 विभिन्न जनकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, नर और मादा, यानी कि मेल एंड फीमेल। ये क्या है, जनक है, यानी कि पेरेंट। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा, मेल जो है मेल में अलग प्रकार का डीएनए होता है और फीमेल में भी क्या होता है, डीएनए होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस होगा और इसमें डिफरेंस होगा दोनों का, यानी कि माता और पिता दोनों का डीएनए सेम नहीं होगा, दोनों के डीएनए क्या होंगे, अलग होंगे, यानी कि दोनों के डीएनए पर जो है अलग अलग लक्षण वाले या अलग अलग प्रकार के क्या उपस्थित होंगे, जीन उपस्थित होंगे। और आप जानते हैं कि मेल जो है इनमें भी कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, इनमें भी कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 क्या होते हैं, पेयर। इनमें भी 23 पेयर और इनमें भी 23 पेयर। तो क्या होता है कि जब इनसे युग्मक बनते हैं, जब इनसे क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे, गैमेट बनेंगे, तो क्या होता है, यानी कि यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होता है युग्मक बनते समय नर के किस कोशिका में, नर के जनिक कोशिका में या जर्मिनल सेल में जब मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो क्या होता है कि उनमें जो गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, यानी कि जोड़े में जो गुणसूत्र उपस्थित है 23 पेयर गुणसूत्र, यानी कि 46 गुणसूत्र उपस्थित है, 23 पेयर गुणसूत्र उपस्थित है, टोटल कितने हैं, 46। तो यहाँ से जो है 23 क्रोमोसोम जो है कहाँ चले आते हैं, गैमीट में, यानी कि नर युग्मक में। यहाँ पे क्या होगा, नर युग्मक, यानी कि मेल गैमीट। और यहाँ इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा फीमेल गैमीट। और अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, यानी कि अगर 46 गुणसूत्र हैं तो क्या होगा कि 23 गुणसूत्र जो है इसके किसमें चले जाएंगे, नर युग्मक में, और इससे भी इसके 23 गुणसूत्र कहाँ चले जाएंगे, नर में, यानी कि मादा युग्मक में। यहाँ पे भी कितने गुणसूत्र होंगे, 23, यहाँ पे कितने थे, 46 थे। ठीक है, तो 23 क्रोमोसोम जब इसमें आए और 23 इसमें, यानी कि ये कैसा था, ये 2n था, यहाँ पे
डिप्लॉयड क्रोमोसोम थे और यहाँ पे कैसे हो गए, यहाँ पे हैप्लॉयड हो गए। तो अब आप देख रहे हैं, आप जानते हैं कि क्रोमोसोम में ही डीएनए उपस्थित होता है, ठीक है, क्रोमोसोम में ही क्या उपस्थित होता है, डीएनए। तो जब यहाँ से जो है अलग प्रकार के डीएनए आए और यहाँ से अलग प्रकार का डीएनए, यानी कि जो नर युग्मक बना उसमें नर वाला डीएनए है, यानी कि अलग प्रकार का डीएनए है, और मादा से जो मादा युग्मक बना उसमें अलग प्रकार का डीएनए है। तो जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का क्या होता है, फ्यूजन, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, तो यहाँ पे दोनों युग्मक यानी कि मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट ये दोनों जो है फ्यूज करके क्या बना लेते हैं, जाइगोट बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो गुणसूत्र थे उसमें अलग प्रकार के डीएनए थे और यहाँ की जो गुणसूत्र है उसमें अलग प्रकार के डीएनए हैं। तो 23 गुणसूत्र यहाँ से और 23 गुणसूत्र यहाँ से दोनों आकर के मिल करके दोनों यहाँ पे कितने गुणसूत्र बन गए, 46 गुणसूत्र बन गए। यानी कि 23 गुणसूत्र जो है अलग था और 23 गुणसूत्र क्या था, अलग प्रकार का था। तो दोनों जो है आपस में मिल गए जब, तो कितना बन गया, 46 बन गया। और यहाँ से अलग लक्षण आया, यहाँ से अलग लक्षण आया, तो दोनों का लक्षण मिल करके जब दोनों अलग अलग लक्षण एक साथ एक में मिलेंगे तो वो कोई तीसरा नया लक्षण क्या होगा, उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो जाइगोट है, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, यानी कि जिसको आप भ्रूण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं जनक अलग प्रकार का था, मादा अलग प्रकार, फिर जो है इनसे जो एम्ब्रियो बना उसका लक्षण जो है वो क्या होगा, इन दोनों से भी अलग होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है लैंगिक जनन में यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। इसको आपको याद रखना है, विभिन्नता जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को कहते हैं, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि एक ही माता पिता के दो संतान आपस में कभी समान नहीं हो सकते। अगर आपसे पूछा जाए कि विभिन्नता जो है किस प्रकार के जनन में उत्पन्न होता है या विभिन्नता किस प्रकार के जनन में पाई जाती है, तो आप बताएंगे कि विभिन्नता जो है ये लैंगिक जनन में उत्पन्न होता है या लैंगिक जनन में पाया जाता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने शब्दों में, अपने भाषा में। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि आनुवांशिकी क्या है। ये आपका जो यूनिट है, यूनिट का नाम ही है जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी। तो अब आपको पढ़ना है आनुवांशिकी कि आनुवांशिकी क्या है या जेनेटिक्स क्या है। तो इसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, ठीक है। तो आपने इसके पहले दो टॉपिक पढ़ा, वंशांगत और विभिन्नता, या आनुवंशिकता और विभिन्नता। तो जेनेटिक्स जो है या आनुवंशिकी जो है ये विज्ञान की एक क्या है, शाखा है, ठीक है। ये जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत वंशांगत एवं विभिन्नता का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो इसमें आप लिख लेंगे कि ये जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशांगत एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। या सीधे आप ये इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वंशांगति एवं विभिन्नता वंशांगत एवं विभिन्नता के अध्ययन को क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशांगत एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। या सीधे कह सकते हैं कि वंशांगत एवं विभिन्नता के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं, ठीक है। और ये जो आनुवंशिकी है, आनुवंशिकी के जनक अगर आपसे पूछा जाए इसके जनक कौन है, तो आनुवंशिकी के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इनको आनुवंशिकी का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो है
इन्होंने ही सबसे पहले जो है, इन्होंने ही सबसे पहले आनुवंशिकी की नींव डाली थी। ठीक है, आनुवंशिकी या जो है हम कह सकते हैं कि आनुवंशिकी के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता। क्यों कहा जाता? क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही सबसे पहले आनुवंशिकी की नींव डाली थी। इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी के जनक कहते हैं। और ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इनका जन्म जो है कब हुआ था? 22 जुलाई। तो इनका जो है जन्म यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म जो है ये कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई जो है 1822 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो जर्मनी के सिविसिया, जर्मनी के सिविसिया नामक ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1822 में जो है जर्मनी के सिविसिया नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, ये क्या थे? ये एक पादरी थे। इन्होंने जो है अपने बगीचे में मटर के पौधों को उगाया था। और उन मटर के पौधों पर इन्होंने जो है कितने साल? 7 साल तक प्रयोग किए थे। यानी कि इन्होंने जो है 7 साल तक जो है मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया। ठीक है, इन्होंने जो है 7 साल तक मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया था। कब से? 1865 से लेके 1863। ठीक है, 1856 से लेकर के 1863 तक जो है इन्होंने यानी कि 7 साल तक इन्होंने मटर के पौधों पर क्या किया था? अपना प्रयोग किया था। और इससे या इन प्रयोग के बाद जो है प्रयोग के बाद जो निष्कर्ष निकला, प्रयोग के बाद जो निष्कर्ष निकला उसे जो है इन्होंने एक शीर्षक जो है, एक पुस्तक है, उसका नाम है एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक शीर्षक में प्रकाशित किया। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिएगा, आनुवंशिकी जो है ये क्या है? वंशांगत एवं विभिन्नता के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही सबसे पहले आनुवंशिकी की नींव डाली थी। यानी कि सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही ये बताया कि आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं या किस प्रकार से स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ये क्या थे? एक पादरी थे। ये अपने बगीचे में ही, इन्होंने जो है अपने बगीचे में ही मटर के पौधों को उगाया था। ठीक है, और मटर के पौधों पर इन्होंने जो है कितने साल तक? 7 साल तक प्रयोग किया था। और जो निष्कर्ष निकले थे इन्होंने जो है उस निष्कर्ष को यानी कि प्रयोग जो इन्होंने 7 साल तक किया मटर के पौधों पर, वो जो प्रयोग के बाद निष्कर्ष निकला उसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक शीर्षक में क्या किया? प्रकाशित किया। इनका जन्म जो है कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 जर्मनी के जो है सिविसिया नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? इन्होंने जो अपना प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक शीर्षक में इन्होंने प्रकाशित किया। तो क्या हुआ कि उस समय जो है वैज्ञानिकों ने जो है इनके प्रयोगों को नहीं समझा और
क्या हुआ कि फेल हो गया इनका प्रयोग। ठीक है, इनके प्रयोग जो थे वहीं के वहीं जब इन्होंने प्रयोग किया और इसमें जो है प्रकाशित किया इस शीर्षक में, तो वहीं पर जो है इनके प्रयोग बंद हो गए थे। उसके बाद फिर जो है कुछ वैज्ञानिक इनके प्रयोगों को फिर से किए और उन्होंने बताया कि जो मेंडल का प्रयोग था वो कैसा था, वो सही था। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कुछ पूछा जाता है आपसे कि मेंडल ने जो नियम दिए थे या जो प्रयोग किए थे या जो नियम दिए थे उसे जो है वैज्ञानिकों ने फेल क्यों किया, ये पूछा जाता है कि मेंडल ने जो नियम दिए थे। तो आप एक हेडिंग ऐसे बना लीजिएगा कि मेंडल ने जो नियम दिए थे उसे वैज्ञानिकों ने फेल क्यों किया। ठीक है, ये पूछा जाता है। तो ये आप लिख लेंगे 2-3 पॉइंट कि मेंडल ने जो नियम दिए थे उसे वैज्ञानिकों ने फेल क्यों किया। तो इसका रीजन था कि जिस पत्रिका में इन्होंने अपने प्रयोग को छापे थे, जिस पत्रिका में जो है इन्होंने अपना प्रयोग छापा था, उस पत्रिका को बहुत ही कम वैज्ञानिक क्या करते थे, पढ़ते थे। तो एक लाइन इसमें आप लिख लेंगे कि जिस पत्रिका में इन्होंने अपने प्रयोग को छापा था उसे जो है बहुत कम वैज्ञानिक पढ़ते थे। ठीक है, एक रीजन तो ये था कि जिस पत्रिका में इन्होंने अपने प्रयोग को छापा था उसे बहुत ही कम वैज्ञानिक पढ़ते थे। दूसरा क्या था कि इन्होंने जो है अपने पुस्तक में ज्यादा से ज्यादा क्या किया था, सांख्यिकी का प्रयोग किया हुआ था। इन्होंने जो है सांख्यिकी का प्रयोग अधिक किया हुआ था, जो वैज्ञानिकों के समझ के क्या था, बाहर था। जो उस समय के वैज्ञानिकों के समझ के बाहर था। ठीक है, ये दूसरा रीजन है। और तीसरा जो है इनका प्रयोग जो है उस समय के वैज्ञानिकों में यही है कि जो है देखिए यहाँ पे मेंडल ने जो नियम दिए थे उसे वैज्ञानिकों ने फेल क्यों किया। तो इसका रीजन यही है कि जिस पत्रिका में जो है इन्होंने अपना प्रयोग छापा था उस पत्रिका को बहुत ही कम वैज्ञानिक पढ़ते थे और इन्होंने अपने प्रयोग में, अपने जो है पुस्तक में, उस पत्रिका में अधिक से अधिक किसका प्रयोग किया था, सांख्यिकी का प्रयोग किया था। और जो क्या था वैज्ञानिकों के उस समय के वैज्ञानिकों की समझ के बाहर था। ठीक है, इसीलिए जो है इनके प्रयोगों को वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया था, फेल कर दिया था। उसके बाद जो है ये भी पूछा जाता है कि मेंडल द्वारा मटर के पौधों को चुनने का कारण क्या था, यानी कि मेंडल द्वारा जो है मटर के पौधों को चुनने का कारण। ठीक है, मेंडल के द्वारा जो है मटर के पौधों को चुनने का कारण क्या है, यानी कि पूछा जाता है आपसे कि क्यों मेंडल ने मटर के पौधों को ही चुना, कोई और पौधा इन्होंने क्यों नहीं लिया, कि कोई और पौधा लेकर के इन्होंने कोई प्रयोग किया हो। तो इसका रीजन जो है कि मटर का पौधा जो है वो क्या होता है, 1 वर्षीय होता है। ठीक है, मटर का पौधा जो है ये क्या होता है, 1 वर्षीय होता है। और इसके पुष्प कैसे होते हैं, इसके पुष्प जो है ये उभयलिंगी होते हैं। इसके पुष्प उभयलिंगी होते हैं। मटर का पौधा जो है एक वर्षीय होता है, इसके पुष्प उभयलिंगी होते हैं और ये जो है आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता था। ठीक है, और इसके जो है क्या होते हैं, विप्रयासी रूप होते हैं। ठीक है, इसके जो है कैसे लक्षण पाए जाते हैं, विप्रयासी रूप उपस्थित होते हैं, विप्रयासी रूप उपस्थित होते हैं। विप्रयासी रूप का मतलब क्या होता है, जैसे एक पौधा लंबा, एक बौना, ठीक है,
इसका पुष्प जो है सफेद और एक बैगनी, ठीक है, बीज जो है पीला हरा, इस तरीके से जो है इसी को हम क्या कहते हैं, विपर्यासी रूप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये रीजन था चुनने का कारण कि एक वर्षीय होता है, इसके पुष्प उभयलिंगी होते हैं और इसके जो है विपर्यासी रूप पाए जाते हैं और एक ही बार में अनेक बीज तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, एक ही बार में जो है अनेक बीज तैयार किए जा सकते हैं, यानी कि एक ही पीढ़ी में एक ही बार में अनेक बीज उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था जो है इनका कारण कि मेंडल के द्वारा जो है मटर के पौधों को चुनने का कारण क्या था कि मटर का पौधा जो है एक वर्षीय होता है और ये आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता है और इसके पुष्प जो है उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी होने के कारण इनमें जो है स्वपरागण भी संभव होता है, यानी कि स्वपरागण भी हो सकता है और परपरागण भी हो सकता है और इसके जो है विपर्यासी रूप पाए जाते हैं, विपर्यासी रूप उपस्थित होते हैं। विपर्यासी रूप का मतलब क्या होता है, जैसे जो है एक लंबा है तो एक बौना है, इनका एक पुष्प जो है बैगनी है तो एक सफेद है, बीज जो है एक पीला है तो एक हरा है, यानी कि इस प्रकार से जो है इसके विपर्यासी रूप उपस्थित होते हैं। और दूसरा अगला रीजन क्या है कि एक ही पीढ़ी में या एक ही बार में अनेक प्रकार के बीज उत्पन्न किए जा सकते हैं, जिससे जो है क्या होता है, निष्कर्ष निकालने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये था जो है, एक बार फिर से जल्दी से आप देख लीजिएगा, वंशांगत एवं विभिन्नता के सिद्धांत, ये चैप्टर है। इसमें हमने क्या बताया, वंशांगत या आनुवंशिकता। वंशांगत या आनुवंशिकता क्या होता है कि आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना वंशांगत या आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिक लक्षण क्या है, माता पिता से प्राप्त लक्षण को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। फिर विभिन्नता है, एक यानी कि जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को हम क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नता किस प्रकार के जनन में उपस्थित होता है या किस प्रकार के जनन में उत्पन्न होता है, तो विभिन्नता जो है लैंगिक जनन में उत्पन्न होता है। उसके बाद जो है कौन सा टॉपिक है आपका, आनुवंशिकी। आनुवंशिकी क्या है, वंशांगत एवं विभिन्नता के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले आनुवंशिकी की नींव डाली थी, अर्थात सबसे पहले इन्होंने ही यह बताया कि आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे या किस प्रकार से स्थानांतरित होते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, इनका जन्म कब हुआ था, 22 जुलाई 1822 में हुआ था, जर्मनी के सिलिसिया नामक ग्राम में हुआ था। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या थे, एक पादरी थे। इन्होंने जो है अपने ही बगीचे में मटर के पौधों को उगाया था और उन्हीं मटर के पौधों पर इन्होंने जो है 7 साल तक प्रयोग किया था, यानी कि 1856 से लेकर के 1863 7 साल तक इन्होंने अलग अलग प्रकार के लक्षणों को लेकर के, या हम कह सकते हैं कि मटर के 7 रूपों या मटर के 7 लक्षणों को लेकर के इन्होंने क्या किया, 7 साल तक प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद जो निष्कर्ष निकला उसको इन्होंने एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक शीर्षक में प्रकाशित किया। ठीक है, यहीं पर फिर जो है उनका प्रयोग जो है बंद हो गया, कोई भी नियम मान्य नहीं हुआ। उसके बाद फिर जब वैज्ञानिकों ने फिर से इनके प्रयोग को दोहराया, तब उनको लगा कि मेंडल का प्रयोग जो है वो क्या था, सही था। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ वैज्ञानिकों ने जो है इनके पहले जो है इनके नियम को क्या किया, फेल कर दिया। तो उसका रीजन क्या था कि इन्होंने जो है निष्कर्ष को जिस पत्रिका में छापा था, उस पत्रिका को उस समय के यानी कि वैज्ञानिक लोग बहुत कम पढ़ते थे और इन्होंने जो है अपने पत्रिका में अधिक से यानी कि ज्यादा से ज्यादा किसका प्रयोग किया हुआ था, सांख्यिकी का प्रयोग किया था, जो उस समय के वैज्ञानिकों की समझ से बाहर था। उसके बाद अगला है कि मेंडल द्वारा मटर के पौधों को चुनने का कारण क्या था, तो इसका कारण क्या है कि मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, मटर के पौधे को आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता है। उसके बाद अगला है कि मटर का पौधा मटर के पुष्प जो होते हैं वे उभयलिंगी होते हैं, जिसके कारण उनमें स्वपरागण भी होता है या हो सकता है। ठीक है, अगला रीजन क्या हो जाएगा कि मटर के जो है विपर्यासी रूप पाए जाते हैं, कि मटर के विपर्यासी रूप उपस्थित होते हैं, विपर्यासी रूप पाए जाते हैं। विपर्यासी रूप का मतलब होता है जैसे एक लंबा
एक पौधा लंबा है तो एक बौना है उसका उल्टा, दूसरा एक, या ये भी कह सकते हैं कि एक पुष्प बैगनी है तो एक सफेद है, बीज एक पीला है तो एक हरा है। इस तरीके से तो इसी लक्षण को या इसी रूप को हम विपर्यासी रूप कहते हैं। और अगला है कि एक ही पीढ़ी में जो है अनेक प्रकार की या एक ही बार में अनेक प्रकार के बीज जो है तैयार किए जा सकते हैं, या एक ही बार में जो अनेक प्रकार के बीज उत्पन्न हो जाते हैं या उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे निष्कर्ष निकालने में क्या होती है, आसानी होती है। ठीक है, तो ये था जो है ये कुछ टॉपिक, आप इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी हमने बोला है आप समझ करके नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। इसके बाद जो है एक टॉपिक और आप देख लीजिए कि इन्होंने जो 7 लक्षण लिए हुए थे उन 7 लक्षणों का वो 7 लक्षण कौन कौन से थे, जल्दी से देख लीजिए कि मेंडल के जो है मेंडल के द्वारा लिए गए मटर के 7 लक्षण। तो मेंडल के द्वारा जो मटर के 7 लक्षण लिए गए थे वे कौन कौन से थे उसको आपको देखना है। तो इसमें जो है सबसे पहले आप लिख लेंगे क्रम संख्या, ठीक है। उसके बाद जो है आप लक्षण को लिखेंगे कि कौन सा लक्षण था। और इन्होंने जो 7 लक्षण लिए थे सभी लक्षण के कितने रूप लिए थे, 2 रूप लिए थे। तो एक जो है इन्होंने प्रभावी रूप लिया था, प्रभावी रूप, और दूसरा जो था वो था अप्रभावी रूप, ठीक है। तो पहला इन्होंने जो पहला लक्षण लिया वो क्या था, वो था पौधे की लंबाई। तो पौधों की लंबाई जो है इन्होंने प्रभावी रूप में किसको लिया, लंबे पौधे को लिया, लंबा, जिसको इंग्लिश में टॉल इन्होंने नाम दिया। और दूसरा जो है वो क्या था, बौना था, जिसको क्या कहते हैं, डॉर्फ कहते हैं, ठीक है। ये था पहला लक्षण। दूसरा लक्षण जो उन्होंने लिया वो क्या लिया, इन्होंने बीज की आकृति, बीज की आकृति यानी कि सीड शेप। इसमें इन्होंने प्रभावी में क्या किसको लिया, गोल को लिया यानी कि राउंड। और इसमें जो है इन्होंने लिया झुर्रीदार यानी कि रिंकिल, ठीक है, राउंड और रिंकिल। उसके बाद तीसरा इन्होंने लिया बीज का रंग यानी कि सीड कलर। तो सीड कलर में जो है बीज का रंग जो इन्होंने लिया प्रभावी रूप में लिया पीला यानी कि येलो, और अप्रभावी में ले लिया हरा यानी कि ग्रीन, ठीक है। तो ये 3 हुए, यानी कि पहला इन्होंने लंबाई लिया, लंबा और बौना, प्रभावी में लंबा, अप्रभावी में बौना। और जो है दूसरा इन्होंने बीज की आकृति लिया, प्रभावी में गोल लिया, और जो है अप्रभावी में क्या लिया, झुर्रीदार यानी कि रिंकिल। उसके बाद तीसरा इन्होंने लिया बीज का रंग, प्रभावी में क्या लिया, पीला लिया, और अप्रभावी में क्या लिया, हरा लिया यानी कि ग्रीन। उसके बाद जो है पुष्प का रंग यानी कि फ्लावर, पुष्प का रंग। तो पुष्प का रंग जो इन्होंने लिया प्रभावी रूप में इन्होंने किसको लिया, प्रभावी में लिया बैगनी, और इसमें इन्होंने लिया सफेद यानी कि व्हाइट, ठीक है, बैगनी लिया और सफेद लिया, पुष्प का रंग। उसके बाद जो है 5वां है पुष्प की स्थिति, ठीक है। इन्होंने लिया पुष्प की स्थिति यानी कि हम कह सकते हैं फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन। इधर इसमें इन्होंने लिया पश्चस्थ और इसमें लिया अग्रस्थ, ठीक है, पश्चस्थ और अग्रस्थ, पश्चस्थ लिया और अग्रस्थ लिया। पुष्प की स्थिति हो गया, पुष्प का रंग हो गया। इसके बाद जो है आपका जो 5 हो गए, 6वां जो है वो है
फली का रंग। पांचवा जो इन्होंने लिया, फली का रंग लिया। तो फली का रंग जो है, इसमें इन्होंने प्रभावी जो है इसको लिया ग्रीन, यानी कि हरा, और इसको इन्होंने ले लिया पीला, यानी कि येलो। ठीक है, फली का रंग। उसके बाद जो है फली की आकृति, 7 जो है वो है फली की आकृति। ठीक है, फली की आकृति। तो फली की आकृति जो है, इन्होंने एक लिया फैली हुई और एक लिया सिकुड़ी हुई। तो इसमें लिया इन्होंने फैली हुई और इसमें इन्होंने लिया सिकुड़ी हुई। सिकुड़ी हुई, ठीक है, फैली हुई और सिकुड़ी हुई। तो सिकुड़ी हुई को हम कह सकते हैं कि एक लिया जो कैसा था, कॉन्ट्रैक्टेड था, और एक जो है इन्होंने लिया फ्लैटेड था, इनफ्लेटेड और कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, इनफ्लेटेड और कॉन्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पे जो है इन्होंने मटर के कितने लक्षण को लिए थे, 7 लक्षण को लिए थे, और 7 के जो है कितने लिए थे, इन्होंने 2-2 रूप लिए थे। तो यहाँ पे देखिए, पौधे की लंबाई पहला है जो प्रभावी लंबा है, अप्रभावी बौना है। दूसरा है बीज की आकृति, प्रभावी में गोल और अप्रभावी में झुर्रीदार। उसके बाद तीसरा है बीज का रंग, प्रभावी पीला, अप्रभावी हरा। उसके बाद पुष्प का रंग, प्रभावी बैगनी और अप्रभावी सफेद। फिर है पुष्प की स्थिति, पश्चस्थ और अग्रस्थ, यानी कि यहाँ पे एक्सियल और यहाँ पे हो जाएगा टर्मिनल। उसके बाद जो है पुष्प की स्थिति हो गई। फिर फली का रंग, यानी कि इन्होंने एक लिया फैली हुई, प्रभावी में फैली हुई और उसमें सिकुड़ी हुई। ठीक है, फली का रंग जो है हरा और पीला ले लिया, और आकृति में फैली हुई और सिकुड़ी हुई। ठीक है, तो ये था जो है आपके 7 जो है रूप। ये आकृति है, ये इसका रंग है, ये इसका रंग है, ये। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आप नोट कर लीजिएगा। पूछे जाते हैं कि किस लक्षण का जो है कौन सा क्या रूप है, ठीक है, या कौन कौन से लक्षण इन्होंने लिए थे उसके नाम, या कभी पूछ लेगा 4 लक्षण या 5 लक्षण बताइए, 5 के दोनों रूप बताइए। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप जो है इसे पढ़िएगा और अपने नोटबुक में नोट करिएगा। थैंक यू।